गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स न्यूज़। आज 2 नवंबर है और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यूज़। सो अभी लाइव स्ट्रीमिंग में समस्या है, इसीलिए रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल करा रहे हैं। अगर इंटरनेट का इशू रिजॉल्व हो जाता है तो लाइव स्ट्रीमिंग भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे कल से। बट अभी ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हम लोगों का ये जो सेशन है कंटिन्यू रहेगा करंट अफेयर्स का। तो फर्स्ट न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। जो भी लोग आज फर्स्ट टाइम ये न्यूज़ सुन रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं, उनको बता दें कि आपको नोट डाउन करना है, अपने कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाना है, उसका रिवीजन करना है। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन कोई नया मिशन नहीं है, ये बहुत पुराना मिशन है। बस जितने भी पुराने जो स्कीम्स सरकार लेकर के आई थी उसको चेक कर रही है, रिवाइव कर रही है, देख रही है कैसा क्या है। तो हम लोग उसी के बारे में जो उसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं, यानी उसकी कुछ अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की अगर हम बात करें, नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये जो काऊ की वैरायटी होती है उससे संबंधित होगा, है ना। गोकुल मिशन से क्लियर हो रहा है कि ये इट इज़ रिलेटेड टू काऊ। तो यहाँ पे जो न्यूज़ आया हुआ है वो ये है कि इसका जो लूप होल है वो क्या है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो लाया गया था वो इसलिए लाया गया था कि भारत में जो स्वदेशी नस्ल होते हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके, यानी कि जो गायों की वैरायटी होती है भारत में, उसमें जो स्वदेशी ब्रीड है उस पर फोकस किया जा सके और उसको और बेहतर किया जा सके। आपको पता होगा कि जब आप जाएंगे या कोई भी अगर इस बैकग्राउंड से रिलेट करता है तो आपको पता होगा कि गाय भैंस आप जब इनको ख़रीदने के लिए जाएंगे तो बहुत महंगे महंगे मिलते हैं और इनकी भी वैरायटी होती है, अलग अलग किस्म के पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लेकिन इसका लूप होल ये है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन में सिर्फ गीर जो काव हैं, गीर जो गाय हैं, सिर्फ उनको फोकस किया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा ये एक मानना है लोगों का कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन में सारे स्वदेशी गाय जो थे उन पर नस्लों पर फोकस नहीं किया जा पाया। ओके, तो याद रखिएगा कि अब ये जो गोकुल मिशन है ये कब स्टैब्लिश हुआ था। 2014 में इसको सरकार ने स्टार्ट किया था। क्या कारण था? कारण था कि जो स्वदेशी नस्ल की गायें हैं उनको और बेहतर किया जा सके, हाई क्वालिटी का बनाया जा सके। और इससे क्या होगा, जो किसान हैं और या जो पशुपालन करते हैं, जो गाय भैंस इनको रखते हैं, उनका फ़ायदा होगा। अच्छा ब्रीड होगा तो अच्छे क्वालिटी ऑफ मिल्क आएंगे, ज़्यादा क्वालिटी ऑफ मिल्क आएगा, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो बाकी आसपास के रीजन है वहाँ पे आपको पता है कि प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। जैसे आप मान लीजिए आप बिज़नेस करते हैं, आपके यहाँ पे गाय हैं 4-5, अब वो गाय की नस्लें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा दूध देती हैं, तो क्या होगा, आपके यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी अपने आप बढ़ने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो फोकस था वो काऊ की वैरायटी को बेहतर करने के लिए था, मिल्क प्रोडक्शन पर और फोकस करने के लिए था, उसको और बढ़ाने के लिए था। ठीक है, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अटल भूजल योजना, नाम से समझ में आ रहा है भूजल की बात हो रही है तो ग्राउंड वाटर से संबंधित होगा अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना में क्या है इसका उद्देश्य? तो इसका 5वां मीटिंग अभी ऑर्गेनाइज किया गया था अटल भूजल योजना का। इसके तहत इसमें वर्ल्ड बैंक का इन्वॉल्वमेंट है। वर्ल्ड बैंक क्या करती है? तो वर्ल्ड बैंक आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर बैंक है जो कि पैसों से मदद करती है, अलग अलग देशों की मदद करती है पैसों से, और पर्टिकुलर किसी स्कीम में भी पैसे लगाती है। तो अटल भूजल योजना जो लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, ये किसके लिए था? ग्राउंड वाटर के लिए था। ठीक है, भूजल योजना, भूजल जो आता है, ग्राउंड वाटर जो आता है, उसको अवेलेबल कराने के लिए था। और इस पर्टिकुलर स्कीम में वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया था। आपको समझ में आ रहा है? इस पर्टिकुलर स्कीम में वर्ल्ड बैंक के द्वारा पैसा लगाया गया था। उद्देश्य था वाटर की सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी जल सुरक्षा को और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करना, जल सुरक्षा को लेकर के आना, पानी की कमी ना हो, पीने के पानी की कमी ना हो, तो वो यहाँ पर फोकस करने के लिए अटल भूजल योजना को लॉन्च किया था सरकार ने। और इसमें कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात कि ये किस तरीके का स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है,
इसमें दो बातें अलग अलग हैं, जो भी नए बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम है उनको बता देते हैं। सेंट्रल सेक्टर जब लिखा आता है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना लिखा हुआ आ जाए, तो अटल भूजल योजना जो है वो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। मतलब इसमें पूरा का पूरा जो अटेंशन है वो केंद्र सरकार का है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है, किससे मदद ली है, वर्ल्ड बैंक से मदद ली है और खुद पैसा लगाया है इस अटल भूजल योजना में। इसमें राज्य सरकार से पैसे का उम्मीद नहीं किया गया है, लेकिन अगर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता तो वहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर आधा आधा पैसा लगा रहे होते। तो आपको याद होना चाहिए ये अटल भूजल योजना जो है ये एक केंद्रीय योजना है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक ने अपना आधा आधा पैसा फंड किया है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो जल शक्ति मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये अटल भूजल योजना को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी हैं जो आपको याद रखनी है। वर्ल्ड बैंक का इसमें लोन असिस्टेंस है, ये तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखना है। ये कोई भी स्कीम आज नहीं रिलीज हुई है, सब 14-15 की स्कीम है, लेकिन चूंकि अभी आपको पता है इलेक्शन आ गया है, फिर से चुनाव होने वाला है, तो इसीलिए जो पुराने स्कीम्स हैं उस पर फिर से फोकस किया जा रहा है। तो 2024 में जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको अभी तक जितने भी स्कीम सरकार ने लॉन्च किए हैं उनको फोकस करना है। और अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि सरकार बदल जाती है तो फिर उसके द्वारा जो भी नए स्कीम्स लॉन्च किए जाएंगे आपको फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर अगर बाय चांस सरकार नहीं बदलती है तो कुछ भी नहीं बदलेगा। जितने भी स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं पिछले 10 सालों में आपको उस पर ही फोकस करना होगा, उस पर ही आपको दिमाग लगाना है और 2024 में जाके एग्ज़ाम देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नाम है 5T इनिशिएटिव। 5T इनिशिएटिव सबसे पहले पूछा जाएगा कौन से राज्य में लॉन्च किया गया है, तो ये ओडिशा में लॉन्च किया गया है 5T इनिशिएटिव। इसमें 5T का मतलब है 5T, और T में पहले T का मतलब है टीम वर्क, ठीक है। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम, ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सोचेंगे क्या वो इंग्लिश में याद करें, तो भाई देखो एग्ज़ाम में कैसे आएगा, एग्ज़ाम में 5T इनिशिएटिव के नाम से ही आएगा, ठीक है। अब आप अगर इसको हिंदी में याद करेंगे तो आप बिल्कुल याद कर सकते हैं, उसमें भी टीम वर्क आएगा, ट्रांसपेरेंसी का पारदर्शिता है, टेक्नोलॉजी का प्रौद्योगिकी है, टाइम मतलब समय है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवर्तन है। उड़ीसा राज्य में गवर्नेंस में 5T को फोकस किया जा रहा है ताकि जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जो सरकारी नौकर हैं, सरकारी लोग काम करते हैं, वो बेहतर पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, ठीक है ना। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम वाले भी इसको इंग्लिश में याद कर लेते हैं तो 5T का आप आराम से याद कर सकते हो, टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2019 में एक एजेंडा, मो सरकार या फिर माई गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो माई गवर्नमेंट इनिशिएटिव या मो सरकार जो योजना है उसका उद्देश्य यही था कि गवर्नेंस को बेहतर किया जा सके और अच्छा किया जा सके, ठीक है ना। तो ये ओडिशा गवर्नमेंट का स्पेशल इनिशिएटिव है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। 2022 में सरकार ने 5T में एक T को और ऐड कर दिया, वो है टूर। मतलब कि अब टूरिज़्म पर भी फोकस किया जाएगा। 5T पहल की जगह पे 6T का मंत्र दिया है ओडिशा गवर्नमेंट ने। टूर का मतलब क्या होगा कि अब ओडिशा राज्य में जितने भी घूमने वाले प्लेसेस हैं, जैसे कि आप भुवनेश्वर जानते हैं, पुरी जानते हैं, और इस तरीके से उड़ीसा में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं जहाँ पे घूमा, भीतरकनिका है। तो ये सब जगह को और कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए टूरिज़्म को प्रमोट करना है, ये भी एक T का पार्ट है, ठीक है ना। ये ओडिशा राज्य की हम बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है, चाहे आप इसको मेंस में यूज़ कर लीजिए, गवर्नेंस का अगर सवाल आता है वहाँ पे आप आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। अगर प्रीलिम्स में आता है तो आपको ऑफकोर्स बताना है। तो अब टीम वर्क का मतलब समझ में आता ही है सभी को। टीम वर्क में एक साथ सारे जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर के काम करते हैं, एक टीम बन करके काम करते हैं, एकजुट होकर के काम करते हैं।
और जितना ज़्यादा सहयोग रहेगा, जितना ज़्यादा कोलैबोरेशन रहता है, उतना अच्छा काम होता है। सिंपल है। ट्रांसपेरेंसी अगर होगी तो फ्रॉड नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा, पारदर्शिता रहने पर चीज़ें और अच्छी हो जाती हैं। तो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं, आप लोगों को अच्छे से पता है। तकनीकी या टेक्नोलॉजी, आज के समय में टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इफ़िशियंसी उतनी ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास आज इंटरनेट की सुविधा है, अगर आपके पास आज मोबाइल है, लैपटॉप है, तो आप घर बैठे, आप चाहे भारत के किसी भी कोने में हैं या भारत में नहीं भी रहते हैं, तो भी आप वहाँ से IAS की तैयारी कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। अगर आपको जाना पड़ता, मुखर्जी नगर में पढ़ना पड़ता, जा कर के रहना पड़ता, ऑफलाइन ही सब कुछ रहता सिर्फ, तो आप इतना फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो आज डिजिटल सॉल्यूशन का या टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और सरकारी कार्यों में अगर ये बढ़ेगा तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों का। ठीक है। समय पता है, समय की वैल्यू हर किसी को पता है। जिसको पता नहीं है वो बिल्कुल पता कर लें, क्योंकि समय ही है जो आपको सब कुछ दे सकता है। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर समय को आप उपयोग करेंगे तो आपको सब कुछ मिल सकता है। तो ये राज्य सरकार के साथ भी है, केंद्र सरकार के साथ भी है। टाइम पर फोकस करना है, जो काम, जो स्कीम लाया जाए उसी समय में उसको पूरा कर दिया जाए, यही है टाइम। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सरकार को, सिटीजन को, हर किसी को अकाउंटेबल बना देते हैं कि आपको इस परिवर्तन में पार्टिसिपेट करना है। जैसे कि जब स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया तो उसमें हर एक लोगों को भी शामिल किया था। 2 अक्टूबर जब आता था, आप देखते हैं कि सारे सरकारी कर्मचारी जो होते हैं या आपके आसपास के जो नेता लोग होते हैं या समाज सेवी होते हैं, ये सारे लोग मिलकर के स्वच्छता अभियान को और प्रेरित करते हैं। तो परिवर्तन जब सब मिलकर के करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो सकता है। एक और टी था टूर, वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है सभी को। अगला न्यूज़ है तमिल लंबाडी एम्ब्रॉयडरी। लंबाडी एम्ब्रॉयडरी पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लंबाडी जो एम्ब्रॉयडरी है ये कहाँ का है, या लंबाडी ट्राइब के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लंबाडी एक जनजाति है। ठीक है बच्चों, ये एक नोमैडिक ट्राइब है, खानाबदोश। मतलब क्या है कि ये क्या होते हैं, जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। और जो लंबाडी ट्राइब हैं ये अभी एम्ब्रॉयडरी पर फोकस करते हैं। जो खानाबदोश लोग होते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आप देखेंगे कि ये लोग कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी पार्ट करते हैं। जैसे कुछ ज्वेलरी बनाया या कुछ बांस के सामान बनाए, कुछ इस तरीके से लोग काम करते रहते हैं। तो लंबाडी ट्राइब जो है ये एक नोमैडिक ट्राइब है, खानाबदोश कहा जाता है इनको। ये घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और लेकिन ये एम्ब्रॉयडरी का भी काम करते हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में है अभी। वहाँ की जो महिलाएं होती हैं बहुत बड़े स्तर पर, एम्ब्रॉयडरी मतलब क्या होता है, जो आप लोग देखते हैं ज्वेलरी वगैरह जो बनाए जाते हैं, गहने वगैरह बनाए जाते हैं, उसका काम। ठीक है ना। तो गुजरात, राजस्थान में ज़्यादातर ये लोग रहते हैं, लंबाडी ट्राइब, मतलब मूव करते रहते हैं। और तमिलनाडु की अगर बात करें, तमिलनाडु में जो ये ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, उनको बनाने का काम करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखना है लंबाडी के बारे में। ठीक है, अलग अलग तरीके का कपड़ा होता है, उस पर अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं जो यहाँ पर लंबाडी वाले लोग कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से क्लोथ के ऊपर जो थ्रेड वर्क है उसको यूज़ किया जाता है, इसी को एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। और ये लंबाडी जो जनजाति लोग हैं वो ऐसा करते हैं। ठीक है, अगला न्यूज़ है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का 2023 में, यानी इसी साल अभी ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था। बाइनियल इवेंट है ये, यानी कि 2 वर्ष में एक बार होता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव है बाइनियल है, द्विवार्षिक है, 2 साल में एक बार होता है। भारतीय नौसेना जो है, इंडियन नेवीज़, वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, ये जितने भी देश हैं जो इंडियन ओशन में हैं, खास करके यहाँ के नेवीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। ये पूरा अभी इसका 4था एडिशन हुआ था 2023 में, कहाँ पर, गोवा में हुआ।
और इसमें इसका उद्देश्य क्या है, मैरीटाइम चैलेंजेस को कम करना, यानी समंदर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनको अपने तरीके से निपटना, ख़त्म करना, ये नेवी का एक एक्सरसाइज है, याद रखना है। अगला न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ QR कोड फॉर फूड लेवल। आपको पता होगा जब हम लोग जो खाना खाते हैं उस पर एक हॉलमार्क टाइप का होता है, उसको फसाई जारी करती है। फसाई का एक निशान होता है जब भी आप कोई खाने का सामान खरीदते हैं, केक का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, तो वहाँ पे फसाई का साइन भी आपको देखना चाहिए। फसाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जो ये देखते हैं फसाई कि ये चीज़ खाने लायक है कि नहीं है, ठीक है, और उसकी सेफ्टी को अश्योर करते हैं। अगर वो चीज़ खाने लायक है तो वहाँ पे अपना वो मार्क देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं, ठीक है। तो अभी खाने के सामान को लेकर के फसाई और ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है कि जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर QR कोड होगा, वहाँ पे सारी जानकारी होगी, सेफ़ फूड है कि नहीं, सब कुछ होगा उसके बारे में। मतलब QR कोड आपने स्कैन किया और आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल गया कि इसमें क्या क्या सामान डाला हुआ है, क्या क्या है, खाने लायक है कि नहीं, कब बना है, सारी जानकारी रहेगी, तो आप ज़्यादा अलर्ट रहेंगे किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने से पहले। तो यही है QR कोड का कॉन्सेप्ट जो कि फसाई लेकर के आ रही है, याद रखिएगा। आज 2 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी शुरू होने वाली है। कोचिंग में बच्चों का प्लान बन गया है जो इस बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो धीरे धीरे हम लोग भी प्रीलिम्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस तरफ चलेंगे। तो आज का पहला सवाल है कि हाइबी, हो और कुई, ये जो शब्द हैं ये किससे संबंधित हैं, ये क्या है, कोई नृत्य का रूप है, या फिर ये संगीत का वाद्य यंत्र है, या ये कोई चित्र है, या ये आदिवासी भाषाएं हैं। चारों में से क्या ऑप्शन होना चाहिए, पहले आप सोचिए। क्या आपने कहीं सुना है हल्बी, हो, कुई, कुछ भी ऐसा? तो बच्चों ये एक ट्राइबल लैंग्वेज है, डी इसका आंसर होगा कि ये ट्राइबल लैंग्वेज है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली। 2015 में कौन सा ऐसा जो लैंग्वेज है उसको क्लासिकल में लिया गया है, ठीक है। उड़िया, कोंकणी, भोजपुरी, असमिया। इसका आंसर ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, मैंने रिवीजन करने के लिए इसमें डाला है। आंसर इज ए, ओडिया इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को क्लियर हुआ है, समझ में आया है, और देखते हैं जल्द ही हम लोग लाइव सेशन में जाएंगे। इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज लाइव स्ट्रीमिंग हम लोग कर सकते हैं। तो आज का आप लोग नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।